हेलो वंस अगेन माय डियर बेटे। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि एग्जाम के अंदर लगभग लगभग हर साल एक या दो प्रश्न, चाहे टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो या एलटी ग्रेड का पेपर हो, हर एक पेपर में ये प्रश्न आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन। यानी कह सकते हैं लेखांकन की अवधारणाएं, सिद्धांत और परंपराएं। बेटा, जब आप इसके क्वेश्चन को देखते होंगे, एग्जाम के अंदर देखते होंगे या किसी बुक के अंदर देखते होंगे, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि भाई ये परंपराएं क्या है, यानी कि कन्वेंशन क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें मिक्सअप हो जाता होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर, या कह सकते हैं लेखांकन अवधारणाएं और लेखांकन परंपराएं। अभी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे, अवधारणाएं और परंपराओं में आपको क्या होती होगी, कंफ्यूजन। तो आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न आना ही होता है। कौन से? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, या कह सकते हैं अवधारणाएं और परंपराएं। अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन मतलब परंपरा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लेखांकन की जो मुख्य परंपराएं हैं, परंपराएं इंग्लिश वाले कहेंगे सर कन्वेंशन, जो कन्वेंशन है उनके बारे में समझते हैं। अकाउंट की या लेखांकन की मुख्य कन्वेंशन क्या क्या है, परंपराएं क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि अकाउंट्स में या लेखांकन में कुल मिलाकर कितनी परंपराएं हैं। तो याद रखिएगा, चार मुख्य परंपराएं मानी जाती हैं। होती बहुत सारी हैं, बट अगर पेपर में प्रश्न आए कि अकाउंट्स की कितने कन्वेंशन होते हैं, अकाउंट के चार मुख्य कन्वेंशन होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न यही बनता है कि अकाउंट के कुल कितने कन्वेंशन है, चार कन्वेंशन, है ना। पहली कन्वेंशन यानी कि पहली परंपरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता। हर एक को पता है रूढ़िवादिता क्या होता है ना। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, कन्वर्जेटिज्म या प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कन्वर्टिज्म भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा। अब ये रूढ़िवादी परंपरा क्या है, कन्वर्टिज्म क्या है, प्रूडेंस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पेपर में प्रश्न आएगा, बट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आएगा। अब क्या प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, अब ध्यान से समझना। पहले रूढ़िवादिता होती क्या है, वैसे सबको पता है। ये कन्वर्टिज्म क्या होता है, कन्वर्टिज्म कम, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है ना, कंजर्वेटिज्म। तो इसका मीनिंग हमारे पास होता है कि अगर मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ लॉस या कुछ हानि होने वाली है, भविष्य में मुझे कुछ लॉस होने वाला है, मुझे ये अनुमान लग चुका कि भविष्य में मुझे इतना लॉस होगा। अगर मुझे इस बात का अनुमान है कि भविष्य में मुझे इतना लॉस होगा, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि उस लॉस को आज ही मान लो, उसकी तैयारी आज से ही करनी स्टार्ट कर दो। भविष्य में अगर कोई लॉस है तो उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। लेकिन अगर भविष्य में या फ्यूचर में कुछ इनकम होने वाली है, तो उसकी कोई तैयारी आपको नहीं करनी। फ्यूचर की इनकम को अभी इनकम नहीं मानना, ना उसके लिए कोई प्रिपरेशन करनी है। लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को आज से ही लॉस मानकर उसकी प्रिपरेशन करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो सपोज करो, कभी आपने एक शब्द सुना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। सुना है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट? हाँ जी सर, सुना है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि जो हमारे डेटर्स होते हैं, जो हमारे देनदार होते हैं, डेटर्स मतलब देनदार, हमें लगता है कि लगभग 10% देनदार हैं जो हमारा पैसा फ्यूचर में नहीं देंगे। तो हम उसके लिए पहले से ही, देनदार जो हमें पैसा देंगे, डेटर्स है ना बेटा, हमें लगता है कि 10% डेटर हमारा पैसा नहीं देंगे, तो हम उसके लिए अभी से प्रोविजन बना लेते हैं कि 10% हमने क्या बना दिया, प्रोविजन फॉर डेटर्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमारा पैसा डूब जाएगा, फ्यूचर में हमारा पैसा डूब सकता है, उसे हमने अभी से ही उसकी तैयारी कर। लेकिन आपने कभी एक शब्द नहीं सुना होगा, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमसे पैसा लेते हैं।
और कभी आपने ये शब्द सुना कि हो सकता है भविष्य में कोई हमसे पैसा ना ले, उसकी तैयारी कर लो, मतलब अभी से खुश हो जाओ कि हो सकता है जिससे हमसे पैसे लेने हो वो भविष्य में मर जाए और हमसे पैसे ना ले। हो सकता है, पर क्या हम इसकी तैयारी करते हैं? कभी हमने बनाया प्रोविजन फॉर क्रेडिटर, हमेशा क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डेटर्स। तो पेपर में प्रश्न भी आता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस परंपरा या किस कन्वर्टिज्म सॉरी किस कन्वेंशन की वजह से बनाया जाता है? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बनाया जाता है या कन्वर्टिज्म की वजह से बनाया जाता है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाती है ना, कंजर्वेटिज्म यानी कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से या किस परंपरा की वजह से, रूढ़िवादिता की वजह से हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। लेकिन हम कभी नहीं बनाते प्रोविजन फॉर, हम कभी नहीं बनाते प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। हम कभी नहीं सोचेंगे कि भविष्य में कोई हमसे पैसा नहीं लेगा और हम हमें क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। हम हमेशा सोचेंगे कि भविष्य में हो सकता है कोई हमारा पैसा मार ले, यानी कि हमारा पैसा मारा जा सकता है, उसकी तैयारी कर लो। हम भविष्य में किसी का पैसा मारेंगे, उसकी तैयारी हमें अभी नहीं करनी। फ्यूचर की इनकम को भी इनकम नहीं माननी है, फ्यूचर के लॉसेस को भी से लॉस मान लेना है। ये प्रश्न पेपर में कई बार आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। दूसरा पेपर में जो प्रश्न आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। उस प्रश्न के बारे में आपको बताता हूं। प्रश्न क्या आता है कि जो हमारे स्टॉक होता है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा। हमारे पास जो स्टॉक होता है, हम स्टॉक को हमेशा बुकों के अंदर लिखते हैं लोअर, यानी कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है और जो उसकी कॉस्ट है, इन दोनों में जो कम होता है, स्टॉक को हमेशा मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस, उस पर बुकों के अंदर लिखा जाता है। इस वजह से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। किस वजह से बेटा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। तो सिर्फ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? सुनो बेटा, मान लो हमारे पास कोई स्टॉक है जिसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपए, बट मार्केट में अब वो केवल 40,000 रुपए। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 50,000, और मार्केट में केवल अब उसकी वैल्यू 40,000 रह गई है। तो जानते हो हम बुकों में कितना लिखेंगे अपना स्टॉक? केवल 40,000। हमारा स्टॉक 50,000 का स्टॉक था, बट अब मार्केट में केवल वो 40 का बचा है, उसे मार्केट में बेचने जाऊंगा तो केवल 40 का बिकेगा। बेचा नहीं है, बिकेगा फ्यूचर में केवल 40 का। तो अभी से ही हमने क्या किया? हमने अभी से 10,000 रुपए का लॉस मान लिया और हमने कौन सी वैल्यू दिखाई? केवल 40,000। था 50 का, बट कितना दिखाएंगे बुकों के अंदर? कितना लिखेंगे भाई? हम बुकों के अंदर लिखेंगे केवल 40,000। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें लॉस होगा, अभी से उसे क्या मान लो? लॉस मान लो। तो हम 40,000 रुपए मानकर चलेंगे, ना कि 50,000 का स्टॉक। इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं इसे रिवर्स कर दूं कि मार्केट में अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 50,000, जबकि उसकी कॉस्ट केवल कितनी थी? 40,000। हमारा 40,000 का स्टॉक था, लेकिन वो मार्केट में अब 50,000 रुपए का हो गया। यानी कि अगर मैं उसे आज बेचने जाऊंगा तो 50,000 का बिकेगा। यानी कि 40,000 का स्टॉक मार्केट में 50 का बिकेगा। अब बारी आई, मैं अपने बुक में कितने का स्टॉक मानकर चलूं? 50 का बिकेगा कि 40 का मानकर चलूं? तो ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है भैया, तुम्हारा स्टॉक 40 का है, भविष्य में 50 का बेचोगे, भविष्य में इनकम होगी, और भविष्य की इनकम को अभी इनकम मत मानो। जब तक बिका नहीं है तब तक अभी आप इसे इनकम मत मानो। आप यही मानकर चलो कि आपका स्टॉक कितने का है? 40 का। मीनिंग ये हुआ, चाहे स्टॉक की मार्केट वैल्यू या कॉस्ट जो भी दोनों में छोटी है, उसी को भी मानकर चलना है। यानी कि फ्यूचर में अगर मार्केट वैल्यू बड़ी है तो उसे आप नहीं मानोगे, कॉस्ट को ही मानकर चलोगे। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू घट गई है तो अभी से उसे लॉस मानकर चलो, और जो घटी हुई मार्केट वैल्यू उसे क्या लो? अपनी बुकों के अंदर रिकॉर्ड करो। तो कहने का मीनिंग ये हुआ। और पेपर में प्रश्न आता है, स्टॉक इज वैल्यूड, या इस जब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस, है ना? स्टॉक को हम जो दोनों में से मार्केट वैल्यू और कॉस्ट होती है उसमें से कम पर हमेशा वैल्यूड करते हैं। किस कॉन्सेप्ट की वजह से या किस अवधारणा की वजह से? वो हमारे पास होती है बेटा क्या? रूढ़िवादिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न है जो पेपर के अंदर कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। चलिएगा,
ये मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर डीप में चला गया। मैं आपको समझा रहा था कि अकाउंट्स की हमारे पास कुल मिलाकर 4 परंपराएँ होती हैं। एक का नाम है रूढ़िवादिता, सबसे इम्पोर्टेंट यही समझना है। दूसरा होता है एकरूपता, यानी कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर आपने कोई नीति एक बार अपना ली है, कोई पॉलिसी एक बार अपना ली है, तो उसे बार-बार चेंज नहीं करना। जैसे अगर आपने डब्ल्यूडीवी मेथड ले लिया है डेप्रिसिएशन निकालने का, तो हर साल डब्ल्यूडीवी ही लो, ना कि कभी एसएलएम ले रहे हो, कभी डब्ल्यूडीवी ले रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं बार-बार अपने पॉलिसी में चेंज करूँगा, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। हो सकता है पॉलिसी चेंज की वजह से मेरा प्रॉफिट चेंज हो गया। तो अगर मुझे सच में ये पता लगाना है कि मेरा प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, तो मेरे को एक ही पॉलिसी पर काम करना होगा, एक ही तरह से अकाउंट बनाने होंगे, अकाउंट्स के पैटर्न को बार-बार चेंज नहीं करना। अगर अकाउंट्स के पैटर्न को मैं बार-बार चेंज करूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा और मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि मैंने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है या पॉलिसी चेंज होने की वजह से प्रॉफिट कमाया। तो सेकंड परंपरा क्या होती है? सेकंड हमारे पास कन्वेंशन क्या होता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज को बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, यानी कि हम बोल सकते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये फुल डिस्क्लोजर की परंपरा क्या कहती है? ये जो फुल डिस्क्लोजर वाली परंपरा है, ये परंपरा क्या कहती है? ये परंपरा कहती है, फुल डिस्क्लोजर हमसे कहता है कि भैया देखो ध्यान से सुनो, आप जब भी अपनी बैलेंस शीट बनाओ, तो उसमें जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए? डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बोले या कन्वेंशन या इस परंपरा को बोले, परंपरा कौन सी है? फुल डिस्क्लोज। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपके अकाउंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें छिपाना नहीं है, उन्हें सब कुछ अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, ताकि पब्लिक देख के आराम से समझ सके और उसमें किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। तो पेपर में एक प्रश्न आता है, पेपर में एक प्रश्न आता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो सारी चीजें हैं उन्हें दिखाई जाती है और किस वजह से दिखाना होता है, तो उसकी वजह क्या है? फुल डिस्क्लोजर की। इसकी वजह से फुल डिस्क्लोजर की वजह बता रखा है, वित्तीय विवरण में सभी आवश्यक तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। तीसरी और चौथी और लास्ट, भौतिकता की परंपरा। इसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियल, है ना, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मीनिंग क्या हुआ? वो चीजें, देखो ये और जो ऊपर वाला है, ये एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। ये दोनों ही परंपरा एक दूसरे की विरोधी है। यानी कि फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ शो करो, और भौतिकता की परंपरा कहती है या मटेरियलिटी कहती है कि वो चीजें जो कंपनी के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनका कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ता है, उन चीज़ों को लिखना चाहिए, उन चीज़ों को शो करना चाहिए। और वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है, उन्हें अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं। अगर अलग से शो करोगे ना, तो तुम्हारी बैलेंस शीट भर जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, आलपिन खरीदी। अब आलपिन तो क्लोजिंग स्टॉक में लास्ट में रहेगी। अब क्या आलपिन को भी मैं लिखूँगा बैलेंस शीट में, आलपिन ₹50 की बची हुई है ना? या मेरे पास पेन ₹10 के बचे हुए हैं, पेन है, आलपिन है, स्टेपलर है, या कुछ स्टैम्प पेपर हो सकते हैं, थोड़े-से पेपर हो सकते हैं, रद्दी हो सकती है। क्या ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में दिखाएँगे? हमारे पास ये सारी एसेट्स हैं। नहीं ना भाई। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है वो चीज़ें जो बिज़नेस के डिसीज़न पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं या बिज़नेस पर इम्पैक्ट डालती हैं, या जिनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो इम्पैक्टफुल हो सकती है, वो कुछ मटेरियलिटी हो सकती है, उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें शो करो। और जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें शो मत करो। उन्हें एक साथ लिखकर मिसलेनियस एसेट्स लिख दो। या छोटे-मोटे खर्चे हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंस करके लिख दो। यानी कि बहुत सारे छोटे-छोटे खर्चों को इकट्ठा एक साथ लिख दो, अलग-अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या बोलती है? भौतिकता की परंपरा या भौतिकवाद कहता है। ठीक है? भौतिकवाद क्या कहता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है, बस वही चीज़ें लिखनी जिनका इम्पैक्ट है। और जबकि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र क्या कह रहा है? भैया सब चीज़ों को शो करो। वैसे दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, दोनों अपोज़िट बातें कर रहे हैं। फुल डिस्क्लोज़र कह रहा है सब कुछ शो करो, है ना? पर यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? फुल डिस्क्लोज़र का उद्देश्य ये नहीं सब कुछ शो करो, इसका उद्देश्य है कि कुछ छिपाओ मत। है ना? फुल डिस्क्लोज़र क्या कहना चाह रहा है कि कुछ छिपाओ मत। यानी कि छिपाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि आपको पिनों को भी लिखना है।
वो ये कह रहा है कि छिपाना नहीं है बस चीज़ों को। आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ तो छिपाना नहीं है, उसे बैलेंस शीट में शो करो। और ये छिपाने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है जिन चीज़ की ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, उन्हें कहाँ बैलेंस शीट में लिखते रहोगे, बैलेंस शीट 50 पन्ने की बन जाएगी। ये बोलता है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हीं का लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाए और जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, उनका लेखा पुस्तकों में ना दर्शाया जाए। ये 4 हमारे पास क्या होती हैं? ये 4 हमारे पास होती है भई अकाउंटिंग कन्वेंशन या बोल सकते हैं अकाउंट की परंपराएँ, क्या बोल सकते हैं लेखांकन की मुख्य परंपराएँ। तो पहला प्रश्न हुआ कि कितनी परंपराएँ होती हैं? 4 होती हैं। उन चारों के नाम क्या है? पहला रूढ़िवादिता होती है, दूसरी एकरूपता होती है, रूढ़िवादिता फ्यूचर के लॉस को अभी लॉस मानना है, फ्यूचर की इनकम को भी इनकम नहीं मानना। एकरूपता कहती है बार-बार अकाउंट की पॉलिसी नहीं बदलनी। फुल डिस्क्लोज़र कहता है कि हमें कुछ चीज़ें छिपानी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें बैलेंस शीट में अपने वित्तीय विवरण में शो करना है। और भौतिकवाद हमसे कहता है कि वे चीज़ें जिनका बिज़नेस पर इम्पैक्ट है वास्तव में, उन्हें शो करो और जिनका बिज़नेस पर इम्पैक्ट नहीं है, उन्हें कोई शो करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहता है भाई भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब है अकाउंट की कुछ अवधारणाएं। पहले क्या थी? परंपरा थी। परंपरा, परंपरा समझते हो? जो चली आ रही है ना? जो चीजें चली आ रही हैं, ये परंपराएं हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये भी पेपर में प्रश्न आ सकता है कि महत्वपूर्ण, देखो वैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई कहे कि मुख्य अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने होते हैं? 4। मुख्य अवधारणाएं कितनी हो सॉरी 8। मुख्य अवधारणाएं कितनी होती हैं? 4। याद रखिएगा, मुख्य कॉन्सेप्ट 8 और अवधारणाएं सॉरी मुख्य जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाएं, ये है 8। और जो हमारे पास परंपराएं हैं वो कितनी होती हैं? 4। परंपराएं 4 हैं, अवधारणाएं 8 हैं, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट 8 हैं और कन्वेंशन 4 होते हैं। तो टोटल मिलाकर होते हैं 12। लेकिन सिर्फ 12 ही नहीं होती हैं, इन्हें मुख्य मुख्य शब्द यूज करते हैं साथ में, कुछ और भी हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। अब 8 जल्दी से हम क्या समझ लेते हैं? 8 के 8 कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जैसे ये 8 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर हम चलेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न पर। मैं एक बार देख लेता हूँ समय कितना हुआ, 17 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब हम जल्दी से इसकी कुछ क्या समझेंगे कॉन्सेप्ट, और जैसे ही हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तुरंत बाद हम इसके क्या करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहली व्यवसायिक पहले कॉन्सेप्ट क्या है? व्यवसाय इकाई की अवधारणा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग चीज है और उसका मालिक अलग है, दोनों को एक नहीं करना। बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो मालिक ने कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल को हम क्या मानकर चलते हैं? अपनी लाइबिलिटी। कैपिटल कहाँ शो की जाती है बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड। क्यों शो की जाती है? क्योंकि जो मालिक ने पैसा लगाया है, हम मानते हैं मालिक ने ये उधार दिया है हमारे बिजनेस। पेपर में प्रश्न आता है, कैपिटल को लायबिलिटी साइड शो करते हैं, किस वजह से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, व्यवसाय इकाई की अवधारणा की वजह से। यानी कि व्यवसाय का अलग अस्तित्व होता है, व्यवसाय का अपना अलग अस्तित्व है, मालिक का अलग अस्तित्व है। मालिक का पैसा मालिक का, बिजनेस का पैसा बिजनेस का। अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसे कैपिटल बोलेंगे, और मालिक बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसे ड्रॉइंग बोलेंगे। कैपिटल को कहाँ शो करते हैं हम? लायबिलिटी साइड। क्यों शो करते हैं? क्योंकि मालिक को मालिक नहीं मानना, ये मानकर चलना मालिक अलग बिजनेस अलग, उसने पैसा लगा रखा है, हमारे ऊपर उधार है, हम इस पर क्या देंगे? ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। क्यों देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? किसी और ने हमारे ऊपर पैसा लगाया। इसलिए से बोला जाता है व्यावसायिक इकाई की अवधारणा। पेपर में प्रश्न आएगा कि कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों शो करते हैं, किस कॉन्सेप्ट की वजह से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, व्यावसायिक इकाई की अवधारणा। दूसरा, मुद्रा मापन की अवधारणा। ये सिंपल सी अवधारणा है। ये अवधारणा कहती है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ वही चीजें जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उन्हीं को रिकॉर्ड करना, जिन्हें मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है। और मनी में यानी कि मनी में कन्वर्ट करके ही रिकॉर्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने 50 ट्रक बेचे, तो 50 ट्रक ये अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखना है, कितने रुपए के बेचे हैं वो लिखना है। पहली बात तो सिर्फ वही चीजें अकाउंट्स में लिखी जाएंगी जिन्हें मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज याद रखना, नंबर्स नहीं लिखने, उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो लिखी जाती है। कभी भी अकाउंट में ये नहीं लिखा जाता 40 ट्रक बेचे अकाउंट में लिखा जाता 5 लाख रुपए की, पहली चीज। और दूसरी, सिर्फ मनी वाली चीजों को ही लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारी कंपनी का जो स्टाफ है
वो बहुत अच्छा है, ये कहीं अकाउंट पर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि स्टाफ अच्छा है। ये क्या हुई बेटा, आपके पास गुण हुए, क्वालिटी हुई, और क्वालिटी को कभी भी मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वे चीज़ें जिन्हें मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें अकाउंट में लिखना है, जो मनी में कन्वर्ट नहीं होंगी उन्हें अकाउंट के अंदर नहीं लिखना है, और उनकी मॉनेटरी वैल्यू लिखनी है, ना कि उनकी क्वांटिटी। गोइंग कंसर्न, स्थायी चलन की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ये मानकर चलना है कि बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। क्या मानकर चलना है? कि बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा, और हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि बिजनेस बंद होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी चलन की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि हमेशा जब बिजनेस ओपन होता है तो हम अकाउंट्स में ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस अनंत काल तक चलेगा और मालिक की इसे बंद करने की कोई इच्छा नहीं है। पेपर में प्रश्न आएगा कि एसेट्स को पर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं बिजनेस एक साल का नहीं है कि एक साल में एसेट खत्म हो जाएगी, बिजनेस सदियों तक चलता रहेगा। तो हम ये मानकर चलेंगे भाई एसेट 10 साल में खत्म होगी, तो हर साल 10-10% का लगाते चलेंगे डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से लगाया जाता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हमारा, बिजनेस की कोई जो लाइफ है वो अनंत काल तक, पेपर में पूछा जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस की लाइफ कितनी होती है? 2 महीने, 5 महीने, 5 साल, 10 साल, तो आप लिखोगे अनंत साल चलता रहेगा बिजनेस। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन मान कर चलते हुए लगता रहेगा, है ना? तो हमेशा बिजनेस पर डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारा बिजनेस कई साल तक चलेगा। हम पहले ही मान लें कि बिजनेस 1 साल चलेगा, तो सीधी सी बात है, पंखा 1 साल हो गया तो 1 साल में खर्च माना जाएगा उसका। लेकिन हमें पता है ना बिजनेस तो कई साल तक चलेगा, तो उतने साल तक क्या लगेगा उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ होती है उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सोचो बेटा बिजनेस तो अनंत काल तक चला गया, तो क्या हम अनंत काल के बाद प्रॉफिट निकालेंगे? नहीं ना भाई। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यवसाय के जीवन को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, 6-6 महीना या 3-3 महीने के क्वार्टर बना लो, या 1-1 साल का पीरियड बना लो, है ना? जितना भी हो उतना बना लो, और उस 1-1 साल के पीरियड का क्या निकालते रहो? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते रहो। तो बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड मीन्स उस पीरियड जिसके लिए हम अकाउंट्स करेंगे। तो 6-6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, 1-1 साल का अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिज़नेस की लाइफ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, जिसे क्या बोला जाएगा? अकाउंटिंग पीरियड बोला जाएगा। और उसके लिए हम क्या बनाएँगे? अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। दैट इज़ कॉल्ड लेखांकन अवधि अवधारणा। नेक्स्ट अवधारणा क्या है? लागत अवधारणा। ये लागत अवधारणा कहती है जितनी भी परिसंपत्तियाँ होती हैं, उनकी मूल्य लागत, यानी कि जो मूल लागत है, जितने की हमने उसे खरीदी है, उसे खरीदने में जो लागत आई है, उसे उसकी कॉस्ट मानना है, ना कि मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है। हम जितनी भी एसेट्स खरीदते हैं, मान लो मैंने 5 लाख की कुछ फर्नीचर खरीदा, अब बाजार में वो 8 लाख हो गया है या वो 3 लाख हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कितने का स्टॉक में फर्नीचर खरीदा था, ये बात बेटा किसकी चल रही है? फिक्स्ड एसेट्स की बात चल रही है यहाँ पर। मटेरियल की बात नहीं चल रही बेटा। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक कॉन्सेप्ट बेटा कौन सा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसमें हम स्टॉक की बात कर रहे थे बेटा। स्टॉक को अलग निकालो, है ना? बात चल रही है यहाँ पर किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की। तो हम जितनी भी परिसंपत्तियाँ फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, उन्हें हमेशा उनकी एक्चुअल कॉस्ट पर दिखाते हैं, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू पर, या बोल सकते हैं इसे उनकी हिस्टोरिक कॉस्ट कितने में खरीदी थी। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके दिखाते हैं, ना कि अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो हमेशा स्टॉक को, सॉरी बेटा, हमेशा अपनी एसेट्स को उसकी कॉस्ट पर शो किया जाता है, उसकी लागत पर शो किया जाता है, कितने की वो खरीदी गई उस पर शो किया जाता है, ना कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट में कितने में रियलाइज होगी उस पर शो। इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न आएगा कि हमारे पास एक कार है जो 4 लाख की खरीदी थी, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू केवल 3 लाख है। तो हमें बुकों में कितना लिखना चाहिए? 4 लाख है 3 लाख, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है जितने की खरीदी थी उतना लिखो, मार्केट में कितनी वैल्यू वो यहाँ पर नहीं लिखनी। समझ गए बेटा बात को? समझ गए? इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में मत ले जाना, यहाँ पर फिक्स एसेट्स की बात चल रही है, फिक्स एसेट्स की, ना कि स्टॉक की। स्टॉक तो मार्केट में बेचना होता है, इसलिए उसके बारे में सोचते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट सबको पता है, यानी कि अकाउंट का द्विपक्षीय सिद्धांत क्या कहता है? सीधी सी बात है, जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है उनमें से और एक क्या होता है? क्रेडिट होता है। मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट।
ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक अवधि की आय उसी अवधि के व्यय के साथ मिलान किया जाता है। यानी कि अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो सीधी सी बात है, जब प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा तो अगर मैं जनवरी के एक्सपेंस लूंगा तो मुझे इनकम भी कौन सी लेनी है, जनवरी की ही लेनी है, तभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इनकम तो मैंने जनवरी फरवरी दोनों ले ली और एक्सपेंस सिर्फ जनवरी जनवरी। नहीं भाई, अगर कभी भी प्रॉफिट निकालना है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस मंथ के एक्सपेंस हैं उसी मंथ की इनकम लो, तब पता लगेगा कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मैं एक साल का अकाउंटिंग पीरियड है तो जिस साल के एक्सपेंस है उसी साल की इनकम लो। ऐसा नहीं है कि आने वाले महीने की इनकम मुझे पहले मिल गई, आने वाले साल की पहले मिल गई तो उसे अभी ले लूँ। नहीं भाई, जिस साल की इनकम की बात चल रही है, जिस साल के एक्सपेंस में ले रहा हूँ उसी साल की इनकम लूंगा, तो ही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आएगा। उसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि जिस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस लेना है, उसके बियॉन्ड जाकर ना उसके पहले वाले एक्सपेंस लेने हैं ना उसके बाद वाले एक्सपेंस लेने हैं, ना पहले वाली इनकम लेनी है ना बाद वाली इनकम लेनी है। जिस अकाउंटिंग पीरियड की बात चल रही है, जैसे 24-25 की बात चल रही है, तो 24-25 के ये एक्सपेंस और 24-25 की हमें इनकम लेनी है। इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, मिलान अवधारणा या मैचिंग कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और लास्ट बट नॉट लास्ट, प्राप्ति अवधारणा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। आय को तभी आय माना जाएगा जब वह अर्जित। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि किसी भी इनकम को, किसी भी आय को तब आय मानना है जब हमने उसे अर्न यानी कि उसे कमा लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझसे कहा कि अगले साल मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, ये लो एडवांस में 1 लाख रुपए ले लो। तो इस एडवांस के 1 लाख को मैं अपनी इनकम नहीं मानूंगा क्योंकि अभी तक मैंने उसे सामान नहीं बेचा है। जब तक मैंने सामान नहीं बेचूंगा तब तक उस पैसे को, इस एडवांस के पैसे को मैं इनकम नहीं मान सकता क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुआ है। ये क्या बोला जाता है भाई? ठीक है भाई, यानी कि अगर कोई मुझे पैसा आकर दे जाए, या तुम मुझे बेटा मान लो 2 महीने की फीस एडवांस में दे दो, है ना, कि लो सर 2 महीने की फीस एडवांस में लो, या आने वाले साल की फीस एडवांस में लो। कोई मुझसे कहे कि सर हम ना अगले साल ये कर लेंगे, या 12वीं के बच्चे कहते हैं भाई अगली बार मैं बीकॉम करूंगा, लो बीकॉम की फीस अभी से ले लो। तो वो मेरी इनकम नहीं होगी, मेरी लाइबिलिटी होगी। क्यों इनकम नहीं होगी? क्योंकि अभी तक मैंने उसे बीकॉम में पढ़ाया नहीं है। जब साल आएगा पढ़ा दूंगा, उस समय उसे इनकम मानूंगा। अभी बेटा वो मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी। तो पेपर में पूछा जाता है एडवांस की इनकम को लायबिलिटी किस कॉन्सेप्ट की वजह से मानते हैं, क्योंकि एडवांस की इनकम अभी तक हमने कमाई नहीं है, तब तक हम कमाते नहीं, तब तक हमारे कंधों पर वो बोझ है, और उसे हम क्या मानकर चलते हैं, अपनी लायबिलिटी मानकर चलते हैं। और ये कहलाता, बताओ क्या, ये कहलाता हमारे पास प्राप्ति अवधारणा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये 8 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको करा दिए। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यू वो हम करेंगे आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।